अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई होप स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी आवाज भी आ रही है। प्लीज व्हाट्सएप पे अपडेट कीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा, अब ये आज हमने जो टॉपिक आइडेंटिफाई किया है, जो हमने रहता है हमारा, उसमें हमने हाफ लाइफ जो है बेटा, इसको हमने डिफाइन करना है और इसको हमने यहाँ से डिस्कस करना है आज। चलें, आई होप मेजोरिटी ने ज्वाइन कर लिया होगा। तो अब हाफ लाइफ को डिफाइन कर लेते हैं। हाफ लाइफ इज द एवरेज टाइम taken by an unstable nuclei sample to become exact half of its initial number। अब ये इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे। बेटा, इसको अगर मैं यहाँ पर नंबर्स की फॉर्म में समझाऊं आपको, तो अगर हमारे पास फर्स्ट करते हैं 800 इनिशियल न्यूक्लियाई हैं, तो 800 से एग्जैक्ट हाफ 400 होने में जितना टाइम कंज्यूम होगा, इसको कहा जाएगा हाफ लाइफ। और ये है फर्स्ट हाफ लाइफ। फिर फर्दर बेटा, उतने ही टाइम जितना हाफ लाइफ है, उतने ही टाइम में ये 400 से 200 होंगे, इसको कहा जाएगा सेकेंड हाफ लाइफ। फिर 200 से बेटा 100 अगर हो रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा थर्ड हाफ लाइफ। और इसी तरह से 100 से 50 हो रहे हैं, दैट वुड बी द फोर्थ हाफ लाइफ। 50 से 25 हो रहे हैं, तो ये फिफ्थ हाफ लाइफ। और ये प्रोसेस यूं ही चलता रहेगा। इसको एक दफा फिर सोचते हैं। ठीक है, इसको फिर सोचते हैं। फर्स्ट करते हैं, एक सैंपल है हमारे पास। वी हैव गॉट सैंपल जिसकी हाफ लाइफ है 2 days। ठीक है, हमारे पास 800 इंटू 10, बल्कि 800 रख लेते हैं, 10 की पावर्स में फिर कैलकुलेशंस। 800 न्यूक्लियाई है। ठीक है, 800 न्यूक्लियाई से 400 न्यूक्लियाई कितने दिन में होंगे? हमने सैंपल की हाफ लाइफ कितनी सोची है? 2 days। यानी 2 days के अंदर ये 800 से क्या हो जाएंगे बेटा? 400 हो जाएंगे। अच्छा, ये जो 800 है, एट इज व्हेन द टाइम इज 0, एट दैट मोमेंट ये हमारे पास 800 है। और बेटा, हमारे पास जैसे ही हाफ लाइफ कंप्लीट हुई, यानी
यहाँ पर मैंने कहा है 2 डेज हैं, तो 2 डेज के बाद ये कितने हो गए, ये 400 हो गए। अब इस 400 से ये फर्दर हाफ हो रहे हैं, 400 को हाफ करेंगे तो 200 बनेगा, तो फर्दर 2 डेज आपके और 2 दिन लग गए, यानी इन ईच 2 डेज ये एग्जैक्ट हाफ होता जाएगा। तो ये 200 का हाफ कर दें तो 100 हो गया, ये फर्दर 2 डेज में ऐसा हुआ। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो बेटा एक चीज याद रखें कि अगर हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है और उस रेडियो एक्टिव डिके को अगर हम सोचते हैं तो इसमें, यानी कि अगर हाफ लाइफ के टर्म्स में अगर मैं इसको डिफाइन करूं, या पहले एक मिनट ठहरे, मैं हाफ लाइफ को या तो डिफाइन किया है मैंने, वहीं पे लिखूं, चलो ठीक है तो लिख लेते हैं। बेटा अगर हम काउंट रेट्स जो हमारे पास जीएम ट्यूब पे थे काउंट रेट, तो हाफ में वो भी एग्जैक्ट हाफ हो जाएंगे। किसी भी टर्म में हो सकता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वो भी हाफ हो जाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं एक्टिविटी, तो एक्टिविटी भी हाफ हो जाएगी। अगर मैं आपको बोलता हूं फर्स्ट करते मास, तो मास भी एग्जैक्ट हाफ हो जाएगा। या अगर आयनाइजिंग पावर, तो आयनाइजिंग पावर जो है वो भी हाफ हो जाएगी। तो कोई भी वेरिएबल आप सोचे यहाँ पे, तो वो वेरिएबल क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। किसका बेटा, इनिशियल नंबर का, इनिशियल वैल्यू का। ठीक है, तो इसको दोबारा से इसको रीफ्रेश करते हैं ताकि मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा सा शायद सेंस बन गया बात का। तो हम कह सकते हैं कि द टाइम ड्यूरेशन इन विच half number of unstable nuclei converts into stable nuclei is called half life। तो ये हमारे पास जो है हाफ लाइफ की डेफिनेशन है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो, अगर आपने देखी हो, कि जो हाफ लाइफ है तो एग्जैक्ट हाफ होने के लिए हर दफा सेम टाइम लगेगा, ये टाइम चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम होगा, बिल्कुल सही है। तो बेटा यानी अगर जो, अब मेरे ख्याल से इसमें काफी हद तक चीज क्लियर होगी होगी। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, क्वेश्चन डिजाइन कर लेते हैं। फर्ज करते हैं हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है एक्स, और 2411, और इसकी हाफ लाइफ है 15 आवर्स। तो फर्ज करते हैं इनिशियल काउंट रेट is 100,000 काउंट्स पर मिनट। ठीक है, अब बेटा
what will be the counts per minute after 45 hours? मुझे आंसर कोई बता सकते हैं? हाफ लाइफ जो है दैट इज 15। 100,000 जो है हमारे पास यहाँ पर वो आ रहे हैं, तो 45 डेज में ये कितने काउंट्स रह जाएंगे? तो बेटा अब जरा एक मिनट में कैलकुलेटर पे स्टार्ट करूं। तो बेटा व्हेन द टाइम इज 0 तो आपके पास काउंट रेट है 100,000। ठीक है, अब बेटा 100,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया व्हेन द टाइम इज फर्स्ट हाफ लाइफ, तो ये हो गया 50,000। अच्छा बेटा, उसके बाद ये फर्स्ट हाफ लाइफ में कितने दिन लगे? 15 डेज लगे। तो नेक्स्ट 15 डेज में सेकेंड हाफ लाइफ आ गई, तो ये बेटा हो गए 25,000। फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ में यानी फर्दर 15 डेज मोर, तो ये 25,000 का फर्दर हाफ करें तो ये बन गया 12,500 काउंट्स पर मिनट। अब ये एक तरीका है बेटा इसको सॉल्व करने का। ठीक है, जो पर्सनली मैं खुद सॉल्व करता हूँ मैं आपको उस टेक्निक से बताता हूँ। आपके पास एक इक्वेशन है t is equals to n into half life. T is the given time, n is the number of half lives, and t1 by 2 is the half life. ठीक है, अब बेटा इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं, तो हमें 45 डेज दिए और हाफ लाइफ है 15, तो यहां से हमें पता लगा कि ये 3 हाफ लाइफ है। ठीक है, ये कितनी है? ये 3 हाफ लाइफ है। तो बेटा अब हमें जो है नेक्स्ट इसकी जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो बनता है रिमेनिंग अपॉन एक्चुअल 1/2 रेज टू पावर n। ठीक है, तो बेटा रिमेनिंग तीसरी हाफ लाइफ पे कितने काउंट्स रिमेनिंग है? एक्चुअल थे 100,000 और हाफ लाइफ है आपके पास 2 पावर 3। 3 हाफ लाइफ है, n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो यहां से अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो r इज इक्वल टू 100,000 2 पावर 3 मीन्स 8। तो जरा चेक करते हैं, तो ये आंसर आ गया 12,500 काउंट्स पर मिनट। ये मैथमेटिकल वे है। ये आई नो ये फार्मूलाज मैंने अभी आपसे डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन ये इसी फार्मूलाज को बताने के लिए मैंने जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन किया था एक्चुअली, कि अगर आप मैथमेटिकल वे से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास ये 2 इक्वेशंस होंगी जिससे आपका सारा हाफ लाइफ सॉल्व होगा। बाकी ए लेवल्स में इक्वेशंस, ये इक्वेशन है बेटा जो डिस्प्ले पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस वक्त। ये इक्वेशन आपके पास है जो आपको बताएगी टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा बेटा ये इक्वेशन
जो सेकंड मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा हूं, ये इक्वेशन आपको जो है रिमेनिंग या एक्चुअल और नंबर ऑफ हाफ लाइफ गिवन है उसके साथ रिलेट करेगी। ठीक है, तो यानी मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूं आपको। रिमेनिंग इज द, मतलब जो टाइम उसने दिया है उसके ऊपर ए इज एक्चुअल, तो आर अपॉन ए is equals to 1 upon 2 power n, where this small n is number of half lives. Second equation है t is equals to n t1 by 2. ये दो इक्वेशंस हैं जिससे आपके बहुत सारे मसाइल हल होंगे भाई। तो आई होप ये आप लोगों को दो वेज हैं, एक तो ये वे है, दूसरा आपके पास ये फॉर्मूलाज को यूज करना, जो आपको आसान लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, सही, किसी का कोई इसमें वो नहीं है। दूसरा बेटा, इसमें ग्राफ से आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर बेटा ये इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स हैं एन नॉट, तो बेटा एग्जैक्ट हाफ होना 1/2 एन नॉट, वो जितने टाइम में ये होंगे उस टाइम को अगर आप सोचें तो वो टाइम जो है वो बनेगा आपका फर्स्ट हाफ लाइफ। उसके बाद आपके पास ये सेकेंड हाफ लाइफ आ गई। यानी अगर फर्ज करते हैं इसी 80 वाली एग्जांपल को लेते हैं, ये 80 है, 80 से 40 हुए फर्ज करते हैं 15 आवर्स में, 40 से 20 हो गए 30 आवर्स में, और 30 से हाफ जो होंगे ये हो जाएंगे आपके पास थर्ड हाफ लाइफ, 10 हो गए ये 45 में। तो किसी को कोई प्रॉब्लम ग्राफ में हाफ लाइफ निकालने का? ए इज एक्टिविटी, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग वो होते हैं। चलो एक मिनट, इस मसले को हल करते हैं।
तीन चार चीजें होती हैं बेटा इसमें। ये मैं एक टेबल बना रहा हूँ, तो आई होप इससे आप लोगों का बड़ा मसला हल हो जाएगा। जो सवालात आ रहे हैं मेरे पास, उनको देखते हुए हम टेबल बनाते हैं, उसके बाद फिर हम सोचते हैं। ठीक है, तो इनिशियली व्हेन द टाइम वाज 0, तो वी गॉट 100,000 न्यूक्लियाई। अभी क्वेश्चन में मैंने यही दिया था। ठीक है, क्योंकि बेटा कोई भी डिके नहीं हुआ, तो रिमेनिंग अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जो मैं रिमेनिंग कह रहा हूँ वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। ठीक है, वो भी आपके 100,000 ही है। अच्छा, अब बेटा आपके पास जब आपकी फर्स्ट हाफ लाइफ है, तो उस वक्त बेटा आपके पास जो एक्चुअल न्यूक्लियाई तो चेंज नहीं होंगे ना बेटा, वो तो पूरे सैंपल के अंदर वही रहेंगे, एक्चुअल तो वही है 100,000। ठीक है, लेकिन रिमेनिंग कितने आपके पास रह कितने जाएंगे? आधे बेटा डिके कर जाएंगे। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना, कि देखो डेफिनेशन पे वापस चलो, अगर सोचो उसको कि हमने क्या कहा। हमने कहा कि यहाँ पर आपके पास ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, वन हाफ लाइफ के बाद ये 1/2 अनस्टेबल न्यूक्लियाई रह जाएंगे। कहीं पर भी स्टेबल की बात नहीं की है। यानी ये 100,000 है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जब डिके होगा, तो बेटा 50,000 न्यूक्लियाई रिमेनिंग मैंने कहा था, तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। और 50,000 न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल होंगे, यानी आधा सैंपल जो है वो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और आधा सैंपल जो है वो आपके पास जो है वो अनस्टेबल रहेगा। उसके बाद अगेन आप सोचें कि आपके पास जो है सेकेंड हाफ लाइफ है। अगर आप सेकेंड हाफ लाइफ को सोचें, तो एक्चुअल तो बेटा वही रहेगा ना, वो तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो बेटा 50,000 का हाफ, यानी अब अनस्टेबल न्यूक्लियाई 25,000 है आपके पास। तो कोई मुझे बता सकता है डिकेड न्यूक्लियाई कितने होंगे? डिकेड न्यूक्लियाई देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। डिकेड न्यूक्लियाइड का मैं वर्ड यूज करूंगा तो क्वेश्चन में वो स्टेबल न्यूक्लियाई पूछता है। रिमेनिंग, जब भी मैं ये रिमेनिंग की बात करूंगा तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, एक्चुअल तो होंगे ही अनस्टेबल। जी सादिक सही है बेटा। तो बेटा हमारे पास ये जो 25,000 मैंने यहाँ लिखा है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। तो बेटा जो डिकेड न्यूक्लियाइड होते हैं, लेट वी रिप्रेजेंट डिकेड बाय डी, रिमेनिंग बाय आर एंड एक्चुअल बाय ए। आई होप इस वेरिएबल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं अगर आपको एक फार्मूला बना दूं यहाँ पर, कि यार अगर आपको जब भी डिकेड न्यूक्लियाई फाइंड करने हैं, तो आप एक्चुअल में से रिमेनिंग को माइनस कर दें। एक्चुअल आपके पास थे 100,000 और रिमेनिंग है 25,000, तो कितने आपके पास डिके करके? 75,000 जो है वो डिके करके। मेरी बात क्लियर है? दोबारा से सोचे, आपके पास इनिशियल सैंपल में 100,000 थे, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये 50,000 अनस्टेबल रह गए। तो 100,000 में से 50,000 माइनस करें, तो 50,000 डिके कर गए। अब बेटा ये 50,000 में से 25 इसका 50,000 का हाफ किया तो 25,000 आ गया। अब बेटा टोटल शुरू से जब टाइम 0 था कितने न्यूक्लियाई ने डिके किया? तो आपने 100,000 में से जिन्होंने अभी डिके करना है, रिमेनिंग अनस्टेबल न्यूक्लियाई को माइनस किया, तो आपके पास ये आ गया डिकेड न्यूक्लियाई विच आर 75,000। देन फॉर द थर्ड हाफ लाइफ, अगर मैं आपको बोलता हूँ यार थर्ड हाफ लाइफ है, तो थर्ड हाफ लाइफ में आपने सोचा यार थर्ड हाफ लाइफ है, तो थर्ड हाफ एक्चुअल तो वही रहेगा 100,000, वो तो चेंज नहीं होगा। अब 25,000 का हाफ किया तो 12,500 आ गया। तो हाउ मच डिके कर गए? जी सादिक सही है आपका। हसान आपका क्या आंसर है? जी अब्दुल्ला आप भी सही कह रहे हैं बेटा। समद आपका भी आंसर सही है बेटा।
जी ठीक है ताबिश। हसान आपका भी ठीक है, आपका भी सही है प्रीत। यानी एवरीवन नोज नाउ कि व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग दिस नंबर, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई को यहां से आप माइनस करेंगे, डिकेड न्यूक्लियाई आपके पास आ जाएंगे। अब बेटा ये कुछ भी हो सकता है, ये मास हो सकता है, ये एक्टिविटी, यहाँ तो मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, बच्चों को आसानी होती है समझने में, तो आप लोग आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोबारा से इसको दोबारा से एक दफा देखते हैं। हम कहते हैं कि वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें आपके इन विच हाफ नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई कन्वर्ट्स इनटू स्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो यहाँ पर आपके पास 100,000 इनिशियली है, इसका हाफ नंबर जो है वो, यानी ये देखो ये 50,000 ये स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, दिस इज द हाफ लाइफ। ठीक है। अब बेटा हमने आपको कहा कि मैथमेटिकली अगर आप सोचेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन है, द गिवन टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाइड बाय टाइम फॉर हाफ लाइफ। दूसरा मैंने आपको इक्वेशन बना के दी, रिमेनिंग अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय एक्चुअल अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर n। इसको बेटा अगर एक बच्चे ने भी पूछा है तो चले इसको यूं भी लिख सकते हैं कि एक्चुअल unstable nuclei divided by remaining unstable nuclei is equals to 2 power n। यानी ये जो इक्वेशन मैंने लिखी थी, बच्चा स्टूडेंट कह रहे हैं इसको फ्लिप कर दें, एक्चुअल को ऊपर ले जाए, रिमेनिंग को नीचे ले आए, तो ये 2 रेज़ टू पावर ऊपर चला जाएगा, ये और आसान हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, भले आप इस तरह से इसको यूज कर लें। ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी के जहन में तो मुझे बताएं। ठीक है बेटा। एक मिनट बेटा, मैं एक चीज ढूंढ रहा हूँ, एक्चुअली मुझसे मिसप्लेस हो गई है तो शायद इसमें हो। सेम ही है मेरे ख्याल से। हाँ बेटा, ये हमारे पास एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ में हमें एग्जामिनर ने एक ग्राफ दिया हुआ है, रेडियो आइसोटोप technetium is used extensively in medicine. The graph below shows the activity of a sample varies with time. ये इसने ग्राफ दिया हुआ है। Draw lines on the graph to determine the time it takes for technetium to drop to half of its original value. अब आपने देखा, आपने कहा यार ये तो 8 है, तो 8 का हाफ बनेगा
4, तो ये आपने यहां से तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, ये टाइम है आवर्स में, ठीक है, ये टाइम आवर्स में है। और यहाँ पर इस 8 का एग्जैक्ट हाफ किया, और हाफ करके हम यू मूव कर रहे हैं बेटा, ठीक है। हमने यहाँ पर इस 8 का हाफ देखा और उस हाफ पे टाइम देखा, तो ये हमारे पास 6 आवर्स, हाफ लाइफ कितनी आ गई बेटा यहाँ पर, 6 आवर्स। लेकिन उसने तो ग्राफ पे ड्रॉ लाइंस ऑन ग्राफ टू डिटरमाइन द टाइम इट टेक्स फॉर टेक्नीशियन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी। तो ये आप देखें यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की हुई है, ठीक है। 4 के अगेंस्ट जाके ये 6 पे हाफ लाइफ आ गई, ठीक है। तो इसी तरह से अगर 6 का डबल करें 12, तो ये सेकंड हाफ लाइफ है। तो इस पे जाके इसको रीड करें, तो ये देखें, ये 4 का हाफ 2 बन रहा है। अब बेटा थर्ड हाफ लाइफ कितनी बनेगी, 18। तो 18 पे जाके इसको रीड करें, तो ये 2 का हाफ 1 बन रहा है, ये थर्ड हाफ लाइफ है, ठीक है। तो आपके पास इसी तरह से और फर्दर आगे जाएंगे तो 1 का हाफ 5 हो जाएगा, 0.5, उस पे आपके पास आ जाएगा। तो ग्राफ रीड करना आ गया, ग्राफ में अंदर कि में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब 'बेटा द इक्वेशन इज decade means stable nuclei is equals to actual number of unstable nuclei minus remaining unstable nuclei when actual is 100,000 and remaining unstable are 25,000। तो दोनों को माइनस करेंगे तो जो नंबर कम होगा वो डिकेड न्यूक्लियाई होंगे। तो सेकेंड हाफ लाइफ पे 75,000 न्यूक्लियाई जो है वो डिके कर चुके हैं, 25,000 न्यूक्लियाई ने अभी डिके करना है। ये समझे बेटा? 6 पे इसलिए कि जी बेटा ग्राफ को रीड करेंगे तो जहां पे उसका ग्राफ टच कर रहा है तो उसी से आएगा ना हाफ लाइफ। आपने यहाँ से एक्टिविटी को हाफ किया, 8 का हाफ किया 4। अब यहाँ से 4 से आपने यू मूव करना शुरू किया, आप यहाँ ग्राफ को टच कर रहे हैं, यहाँ से अब आपने टाइम को रीड करना है, तो ये टाइम आ गया। अगर आपसे कहा जाता कि आप जो है सेकंड हाफ लाइफ पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स होंगे फर्ज करते हैं, आपने ये देखना है, तो इसके लिए आपको कहा जाता है, तो अब आप क्या करेंगे, तो सेकंड हाफ लाइफ पे ये आपके पास 2 हो गए, ये आपके पास सेकंड हाफ लाइफ 12 आ रही है। यहाँ पर 2 इसलिए फॉर्मूले में लिखा गया है कि हर चीज हाफ हो रही है, ये हर चीज हाफ हो रही है, एक्चुअली दिस इज हाफ रेज टू पावर n। तो हर दफा हाफ करना है ना आपने, इसलिए ये 2 आ रहा है बेटा इस फॉर्मूले में। A particular radioactive sample contains 2 million undecayed atoms
after a year there is only 500,000 atoms left undecayed. It means ये active है. What is the half life of this material? अब आपको half life देखनी है तो आपके पास इनिशियली कितने हैं? 2 मिलियन. मिलियन मीन्स 10 पावर 6. तो 2 मिलियन से 1 मिलियन एक हाफ लाइफ और 1 से 50,000 सेकेंड हाफ लाइफ. तो कितनी हाफ लाइफ आ गई? 2 आ गई. तो अब आपके पास कितना है बेटा? इसने कहा कि आफ्टर अ ईयर, तो 1 ईयर मींस 12 मंथ. मैंने मंथ्स में यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है 12 मंथ्स. तो कितनी हाफ लाइफ यहाँ पे आपने कैलकुलेट की? 2. तो बेटा 12/2 करेंगे तो आपके पास हाफ लाइफ आ जाएगा, तो दैट इज 6 मंथ. या अगर टाइम टी आप यूं सॉल्व कर लेते हैं कि जी टी जो है दैट इज इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ. टी इज 1 ईयर, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आर 2. तो अब यहां से 1/2 इज इक्वल टू हाफ लाइफ. तो हाफ अ ईयर आपके पास हाफ लाइफ आ गई 6 मंथ. कोई प्रॉब्लम इसमें? जी हाफ लाइफ इज 6 मंथ. ये कैसे? देखिए मैंने फॉर्मूले के बजाय एक आसान तरीका सोचा. 2 मिलियन आपके पास इनिशियल थे. 2 मिलियन का एग्जैक्ट हाफ कितने दिनों में होंगे? 1 हाफ लाइफ में. 1 इंटू 10 पावर यानी 1 मिलियन का हाफ 500,000 कितना होगा? सेकेंड हाफ लाइफ में. अब इसने क्वेश्चन में यही कहा है ना कि 2 मिलियन से 500,000 एटम्स हो रहे हैं इन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर. एंड व्हाट इज द हाफ लाइफ? तो हाफ लाइफ क्या है? तो यहां से इस नंबर से आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ को आइडेंटिफाई किया. उसके बाद ये जो मैंने फॉर्मूला बताया कि गिवन टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ इनटू हाफ लाइफ. तो गिवन टाइम इज 1 ईयर. अगर आप ईयर्स में रखना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपने फाइंड की, दीज आर द 2. और ये हाफ लाइफ विच इज अननोन. तो बेटा इस 2 को इधर ले जाएंगे तो 1/2 इज इक्वल टू हाफ लाइफ आ जाएगा. 1/2 ईयर यानी हाफ ईयर, आधा साल. ये 1, ठीक है, यानी 6 मंथ. कोई प्रॉब्लम इसमें? बेटा इसमें जो है मैं जो चीज ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रही है. एक मिनट. यस. अब बेटा इस हाफ लाइफ की एप्लीकेशन है, अब मुझे उधर तो नहीं मिली, मैं यहाँ देख लेता हूँ. अदरवाइज फिर मुझे सारा लिखना पड़ेगा. मैं असल में उससे बचना चाह रहा था. बेटा यूज ऑफ हाफ लाइफ हमारे सिलेबस में हाफ लाइफ इन आर्कियोलॉजी, या इसको कार्बन डेटिंग कहते हैं.
जो कार्बन का एक आइसोटोप है जो कार्बन 12 के साथ एग्जिस्ट करता है, इसकी हाफ लाइफ 5600 ईयर्स है। कुछ किताबों में 5700 ईयर्स होती है। ह्यूमंस, एनिमल्स, plants absorb carbon 14 through carbon dioxide gas in the atmosphere. A small amount of in carbon dioxide exists as carbon 14. Living animals and vegetables have constant amount of carbon 14 because the carbon 14 decay will always replace, यानी कार्बन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कार्बन 14 जो है वो कंटिन्यूसली रिप्लेस हो रही होती है। ठीक है। तो जैसे ही however a dead being the amount of carbon 14 in it will decrease because new carbon 14 will not be absorbed causing it reactivity to decrease। अब आप समझे, जैसे जैसे आप ब्रेथ कर लेते हैं, सांस लेते हैं या कुछ भी खा रहे हैं, वट एवर, किसी भी तरह से आप कार्बन 14 को अपनी बॉडी के अंदर जो डिके, कंटिन्यूसली कार्बन 14 डिके कर रहा है। लेकिन हम लोग जब कोई चीज सांस ले रहे हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, हम मेनली कार्बन 14 को अपनी बॉडी में दोबारा से ऐड कर रहे हैं। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर कार्बन 14 की एग्जिस्टेंस जो है वो डिक्रीज नहीं करती। लेकिन जैसे ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड होता है तो कार्बन 14 उसमें अब ऐड होना बंद हो जाता है। अब उसके साथ क्या होता है बेटा, अब कार्बन 14 डिक्रीज करना शुरू कर देगा। अब वो जब कार्बन 14 डिक्रीज करना शुरू करेगा तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम जो है एजिंग कर सकते हैं, उससे हम लाइफ जो है सैंपल की वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये एक आर्कियोलॉजी के अंदर ये यूज की जाती है टेक्निक। तो अब इसमें यानी कि ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके जो कार्बन 14 है ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो बस इतना सा आपने सोचना है। तो बेटा अगर फर्ज करते हैं हम यहाँ पर इसको एक फॉर्म में लेकर आते हैं। फर्ज करते हैं बेटा हमारे पास इनिशियल एक्टिविटी है फॉर सपोज 400 × 10⁻⁶ बेकरल, ये हमारी इनिशियल एक्टिविटी है। अब बेटा आफ्टर वन हाफ लाइफ यानी n=1, एक्टिविटी कितनी होगी कोई मुझे बताए। 400 × 10⁻⁶ हमारे पास इनिशियल एक्टिविटी है कार्बन 14 की, फर्ज कर लेते हैं। तो एक हाफ लाइफ के बाद ये कितने हो जाएंगे बेटा? जी, तो अब ये सही है, सही है बेटा आसान। तो आफ्टर वन हाफ लाइफ ये आपके पास हो गया 200 × 10⁻⁶। हाफ हो जाएंगे ना बेटा, 400 का हाफ कर दो, 200। जी, सही है, ठीक है बेटा। अच्छा अब बेटा थोड़ा सा इसको सोचते हैं। हमारे पास एक कैंप साइट है,
इस कैंप साइट से ये वुड का पीस मिला और इसकी एक्टिविटी हमने मेजर की। से द एक्टिविटी इज 200 into 10 power 6 counts per second या पर मिनट। अब ये ओल्ड हमें पीस मिला। अब सेम वुड का एक फ्रेश पीस हमने कट किया और सेम वुड का, सेम साइज का, सेम मास का। अब बेटा हमने इसके आगे जीएम ट्यूब रखी। यहाँ भी ये जो काउंट्स आए थे ये जीएम ट्यूब से आपने मेजर किए थे। अब बेटा फ्रेश के काउंट्स आ रहे हैं, फर्ज करते हैं आपके पास 400 into 10 power 6 counts per minute. What is the age of this old wood? इसकी एज कितनी है? अब ये हम एज फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि इसमें जो कार्बन 14 है इसका हाफ लाइफ 5700 या 600 जो भी उसने हमें दिया है 5700 ईयर्स है। तो 400 फ्रेश पीस का है, उसको 200 into 10 power 6 होने में कितना टाइम लग रहा है? 1/2 लाइफ लग रही है। 400 का हाफ हो रहा है और 1/2 लाइफ कितनी है? 5700 ईयर्स। तो ये जो ओल्ड पीस ऑफ वुड हमें मिला अप्रोक्सीमेटली इसकी एज 5700 ईयर्स है। दिस इज हाउ दिस वर्क्स। तो मसला इसके अंदर, तो जो हम कार्बन डेटिंग करते हैं उसमें हम ऐसे ही कुछ काम करते हैं। कोई मसला है तो प्लीज बताइए। तो अब सवाल सॉल्व करते हैं फिर। अच्छा, इसको सॉल्व करके दे मुझे आंसर बताएं। A sample of tritium has a mass of 32 milligram. Tritium has a half-life of 12 years. How much of the sample of tritium decays in 36 years? तो इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालें। नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालें सबसे पहले। तो गिवन टाइम आपके पास जो है दैट इज 36, half life is 12 years. The formula that we are using is T into N half life. This is 36, N is unknown and half life is 12. तो N कितना आ जाएगा? 3 हाफ लाइफ। ठीक है। अब उसके बाद फिर आप चाहें तो आप फार्मूले से सॉल्व कर लें या चाहे तो आप, तो मैंने फार्मूला बनाया था रिमेनिंग अपॉन एक्चुअल 1/2 रेज टू पावर n या होल पावर n कर लें। तो आपके पास ये इसको सॉल्व करते हैं तो रिमेनिंग आपको फाइंड करना है। एक्चुअल आपके पास कितना उसने मास दिया? 32 मिलीग्राम। तो यहाँ पर आपने 32 रखा इज इक्वल टू 1/2 पावर 3। हाफ लाइफ कितनी है? 3। तो अब यहाँ से R इज इक्वल टू 32। 2 पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 पावर 3 का मतलब है 2 into 2 into 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। तो अब आपके पास ये आ गया 4 मिलीग्राम। तो प्रॉब्लम भाई किसी को? सादिक क्या मसला था भाई? क्यों गलत हुआ?
यस बेटा, समझ आप सही थे बिल्कुल। प्लीज सब लोग सॉल्व करें, अब्दुल्ला आप भी सॉल्व करें, देखें। एक मिनट। हाउ मच ऑफ द सैंपल ऑफ ट्राइटियम डिकेज इन 36 years? ओके, अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ यार सादिक आपकी बात सही है, 4 इज रिमेनिंग। ओहो, हाँ यार सही कह रहे हो आप। एक मिनट भाई, ये बात तो सही की है, उसने डिकेज की बात की है और हमने रिमेनिंग अनस्टेबल, यानी हमने वो फाइंड किए जिन्होंने अभी डिके करना है। उसने कहा हाउ मच ऑफ द सैंपल ऑफ, ओके, थैंक यू बेटा सादिक। तो ये कोई अदर देन सादिक कोई कैलकुलेट करके दे, क्या फॉर्मूला बनाया था? डिकेड इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस रिमेनिंग। एक्चुअल इज 32, रिमेनिंग इज 4, तो आंसर कितना आ गया? 28। डिकेड आपके पास कितने आ गए? 28 आ गए। समझ आप भी मेरी तरह गलती कर गए बेटा, मैंने भी नहीं पढ़ा। तो ये कह रहा है कि कितने डिके कर गए, हाउ मच ट्राइटियम डिकेस। ठीक है, थैंक यू सादिक। भाई कोई प्रॉब्लम किसी को इस क्वेश्चन में समझ आ गया? ये तो भी पढ़ा नहीं है, ये भी नहीं पढ़ा। इसका आंसर बताएं। ठीक है ताबिश, सादिक दोनों का सही है आंसर। हसान आप भी ठीक है, आप भी सही हो बेटा प्रीत। अब्दुल समद आप बताओ। अभी हमने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, आपने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एज ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है। तो एज निकालने के लिए कार्बन कौन सा यूज करते हैं? कार्बन 14 यूज करते हैं, तो सी इज द आंसर। ठीक है, ये सॉल्व करें। An isotope X is radioactive and has a half-life of 4 years. A sample initially contains 8,000 atoms. After how many years sample contains 1,000 atoms of X? यानी these are the active one, remaining. ये remaining है, ये actual है। How many years? How many years का मतलब you need T. तो to get T, the equation is N into half-life. Half-life is given to us, that is 4. बट बेटा ये 8,000 से 1,000 होने में कितनी हाफ लाइफ लेगा? अब ये हम आसान से तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। 8,000 का हाफ करें तो 4,000, 4,000 का हाफ करेंगे तो 2,000, और उसका हाफ करें तो ये 1,000। तो 8,000 से 4,000 वन हाफ लाइफ, 4,000 से 2,000 सेकेंड हाफ लाइफ, और 1,000 पे थर्ड हाफ लाइफ। एक तरीके का तो ये था। ठीक है, तो 3 हाफ लाइफ है, तो यहाँ पे 3 रख दिया, तो 3 4 टाइम्स 12, तो सी ऑप्शन। जी भाई, कोई प्रॉब्लम?
नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान है बेटा, इसका आंसर बताओ। जी सही है बेटा। तो बेटा 40 मिलियन है, 12 ईयर्स के बाद कितने होंगे? हाफ लाइफ कितनी है? 12 ईयर, यानी 1 हाफ लाइफ के बाद कितने होंगे? अगर 40 मिलियन है तो 40 का हाफ कितना होगा? 20, तो 20 मिलियन होंगे, बी ऑप्शन। इसका आंसर बताएं। जी बेटा। जी ताबिश, आपका आंसर ठीक है। हसन, आपका आंसर भी ठीक है। नहीं सादिक, सी क्यों है? नंबर ऑफ एटम्स है ना आइसोटोप्स के। सी में तो न्यूक्लियॉन्स लिखा हुआ है बेटा, न्यूक्लियाई थोड़ी लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स, ये तो होंगे नहीं। या तो न्यूक्लियस डिके करेगा या एटम, या तो एटम करेगा। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। A radioactive source produces 120 tracks in 1 minute in a cloud chamber. 6 hours later, the same source produces 15 tracks in 1 minute. ठीक है, तो बेटा आपको हाफ लाइफ बतानी है, तो अब आप कैलकुलेट करें। मैंने कहा था ना, एक्टिविटी हो, आयोनाइजेशन हो, हर चीज हाफ हो जाएगी। तो इनिशियली कितने थे? 120 ट्रैक्स थे। 120 का हाफ करें, 60। 60 का हाफ करेंगे 30। 30 का हाफ करेंगे 15। तो 120 से 60, 1 हाफ लाइफ। 60 to 30, सेकेंड हाफ लाइफ। 30 to 15, third half life. So 3 half lives are there. T is equals to n into half life. तो ये 6 hours, that is the given time, that is 6. N is number of half lives, 3 half lives are there. So the half life would be 6/3, 2 hours.
जी ठीक है बेटा, सबने सही किया। ये कैलकुलेट करें। A sample of pure thorium-229 contains 4 into 10 power 14 atoms. After 22,000 years, the number of atoms of the thorium is 5 into 10 power 13. Determine the half-life. यानी कि ये जो टाइम दिया उसने, ये आपको उसने टी दिया है। अब आपको हाफ लाइफ फाइंड करनी है, तो टी इज इक्वल्स टू एन इंटू हाफ लाइफ, यानी हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ हाफ लाइफ। Given time is 22,000 years. This number of half lives are not known. अब आप कैलकुलेट करें कितनी हाफ लाइफ्स में 4 इंटू 10 पावर 14 कन्वर्ट हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर 13 में। अब आप भले वो जैसे मैं करता हूँ हाफ करते जाए, कैलकुलेटर खोल ले, 4 इंटू 10 पावर 14 का हाफ करें तो 2 इंटू 10 पावर 14 आ जाएगा। अब इसका हाफ करें, फिर इसका हाफ करें, तो ये आपके पास एक हाफ लाइफ, ये आपके पास सेकंड हाफ लाइफ, ये आपके पास थर्ड हाफ लाइफ। तो 3 हाफ लाइफ है। तो अब आपने यहाँ पे 3 को पुट किया, तो 22,000 डिवाइडेड बाय 3, इट्स 7333.3। तो 7333 years, ये years है ना बेटा? जी आसान, सही है आपका आंसर। जी बेटा सही है। ठीक है। अच्छा एक चीज और रहती है, ये टाइम है बेटा, years में तो मैं पर्सनली कभी ये इसको राउंड ऑफ करता नहीं हूँ। करके लिख सकते हैं, लेकिन मैं वैसे मना करता हूँ। Carbon-14 is an isotope of carbon. It undergoes radioactive decay with a half-life of 6,000 years. The age of the sample of wood found using carbon-14 that it contains. The count rate of carbon-14 in sample of wood is initially 1600 counts per minute. On figure 10.1, draw a graph to show how the count rate will vary over the next 24,000 years. तो 24,000 years में काउंट रेट कैसे वेरी करेंगे? हाफ लाइफ कितनी है? 6,000 years। तो बेटा 1600 है काउंट, तो 1600 से फर्स्ट हाफ लाइफ पे क्या हो जाएगा आपके पास? ये 1600 का हाफ 800 होगा। लेकिन मैं पहले टाइम वाले एक्सिस को जरा बेहतर कर लूं, तो ये यहाँ पर ये 2000 होगा, ये वाला 6000 होगा, ये 10,000 है, ये 14,000 है, और ये हो जाएगा 18,000, और ये 22,000। ये मिसिंग थे, मैंने अपनी आसानी के लिए लिख लिए हैं।
तो सबको पता तो ये तो लग गया बेटा कि 1600 का हाफ 800 होगा, ये फर्स्ट हाफ लाइफ पे होगा, और हाफ लाइफ इसने दी है 6000 ईयर्स। दैट मीन्स अगर हम इसका ग्राफ यहां से सोचें तो ये एक्स एक्सिस पे 6000 और वाई एक्सिस पे 800, तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। तो हम इसको यहां पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये हमारा प्लॉट आ गया। उसके बाद बेटा सेकंड हाफ लाइफ में हाँ जी, वाई एक्सिस को हाफ और एक्स को उसको डबल करते जाएंगे, बिल्कुल सही है। अब ये आपके पास वाई एक्सिस पे इसका हाफ करें तो 800 का हाफ 400 होगा, और 6000 का डबल कितना होगा 12000। तो जो नेक्स्ट प्लॉट हमारा आएगा वो ये आ जाएगा 12000 पे। यहां से 12000 सेकेंड हाफ लाइफ, और ये 400 आ गया, यानी 800 का हाफ किया 400, और टाइम सेकेंड हाफ लाइफ का 12000 है। तो ये लोकेट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास 400 का हाफ और 12000 में 6000 ऐड करो तो कितने बनेंगे 18000। तो यहां से आपके पास 18000, और ये आ गया 200। 18000 पे 18000 में 6000 जमा करो तो 14000 आ जाएगा, और 14000 में 200 का हाफ। अब ये कितने ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 5, इसके हाफ का मतलब ये 2.5 ब्लॉक्स में हाफ होगा। तो 24000 पे ये 2.5 यहाँ पे आ गया इसका प्लॉट। भाई प्लॉटिंग में कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे ग्राफ की लाइन आ गई बेटा, ठीक है। तो पहले 6000 में 1600 से 800 हो गए, 6000 ईयर्स में, 6000 ईयर्स के अंदर। फिर बेटा यानी अगर मैं यहां पर इसको लिखूं, इनिशियली कितने थे 1600, तो ये 1600 से 800 हुए, 800 से 400, फिर 200, और फिर 100। यही हुआ ना, आखिरी में 100 था। हाँ, अब टाइम जीरो 1600 कब है जब टाइम जीरो है। फर्स्ट हाफ लाइफ पे कितने हो गए बेटा ये 800, और फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी है 6000 ईयर। अब बेटा सेकंड हाफ लाइफ पे कितने होंगे, सेकंड हाफ लाइफ आपके पास आ गई 400 आ गए। अब बेटा अगर आपको ये डबल होना समझ नहीं आ रहा तो आप इस फॉर्मूले से देखें। तो हाफ लाइफ आपके पास है 6000, और कौन सी हाफ लाइफ है सेकंड हाफ लाइफ है, तो ये कितना हो जाएगा 12000 हो जाएगा। तो 12000 पे कितने एक्टिविटी हो रही है 400, ठीक है। तो अब मैं ये आ गया 12000, ये एक तरीका है फॉर्मूले से सोचने का। उसके बाद दूसरा ये है थर्ड हाफ लाइफ। तो बेटा हाफ लाइफ तो सेम रहेगी ना, 0 से 6000 ईयर में ये हुए 800। अब इस 6000 से फर्दर 6000 ईयर्स में ये 800 से 400 हो गए, यानी 6000 से फर्दर 6000 ईयर आप ऐड करेंगे तो आपके पास 12000 हो गया। इस 12000 से फर्दर आगे 6000 ईयर यानी 18000 ईयर्स, इसमें ये कितने हो गए थर्ड हाफ लाइफ, यानी 200 हो गए। इसी तरह से बेटा ये आपके पास फोर्थ हाफ लाइफ है, तो ये कितने हो जाएंगे 24000। ये समझ में आई है बेटा ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया? कोई प्रॉब्लम किसी को? यानी मैंने ग्राफ प्लॉटिंग भी सिखा दी है, कैलकुलेशन भी कोशिश की है, मुख्तलिफ तरीकों से कैलकुलेशन आपको आ जाए।
डेफिनेशन भी हो गई, कार्बन डेटिंग भी हो गई। अब बेटा इसमें एक छोटा सा काम और है, वो है थ्योरेटिकल। उसमें आपने देखना होता है कि कौन सा, मतलब इसके यूजेस क्या है, इसके हैजर्ड्स क्या है, और ये कौन कौन सी जगह पे इसकी एप्लीकेशंस है। ये अब आपको खुद मेरे ख्याल से, क्योंकि वो नोट्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप खुद ही देख लेंगे, उसमें आपको खुद आइडिया हो जाएगा कौन सी चीज के लिए क्या है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे आप बता दीजिएगा, मैं आपको फिर समझा दूंगा क्लास के अंदर। वो सारी एप्लीकेशन है, उसमें कोई मेरी इनपुट की जरूरत नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है काइंड ऑफ। तो वो उसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपने बस वो याद रखना है उसमें इस चीज के लिए। जैसे मैं अगर आपको बोलता हूँ कि हमारे पास जो है, फर्ज करते हैं एक छोटी सी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये सिंबल है रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का। ठीक है, अब इसमें जो आपके पास, जैसे ये है, measuring the thickness of material. Radiation can be used for tracing and gauging thickness. Mostly commonly this is beta particle. As a material moves above a beta source, the particles that are able to penetrate it can be monitored using a detector. ये आपके पास बीटा सोर्स है, ये यहाँ से बेल्ट है, इसके ऊपर ये कार्ड शीट या जो भी है एल्युमिनियम की फॉइल बन रही है, ये मूव करती हुई जा रही है, यहाँ पर डिटेक्टर की रीडिंग आ रही है। इफ द मटेरियल गेट्स थिकर, more particle will be absorbed, meaning less will get through. ठीक है, तो आपका जो डिटेक्टर है इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। इफ द मटेरियल गेट्स थिनर, तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा बीटा पार्टिकल पास कर जाएंगे और रीडिंग क्या हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज हो जाएगी। फर्ज करते हैं ऑन एवरेज एक काउंट आपके पास आ रहे हैं 40 काउंट्स पर सेकेंड, और ये शार्पली डिक्रीज करके 20 काउंट्स पर सेकेंड हो जाए फर्ज करते हैं, तो अब आपने समझ जाना है कि काउंट जो है डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब फॉइल जो है यहाँ पे क्या होगी, थिकर हो गई, मोटी हो गई, तभी बीटा पार्टिकल कम पास कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ 20-40 से ये फर्ज करते हो गए 80 काउंट्स पर सेकेंड, तो आप फौरी तौर पे अलर्ट हो जाएगा इंजीनियर, वो कहेगा कि जी यहाँ पे थिन आ गई है फॉइल, तो तभी ज्यादा बीटा पार्टिकल्स जो है वो पास करके जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास एक एप्लीकेशन आ गई इसकी। दूसरी एप्लीकेशन आपके पास ये है कि स्मोक डिटेक्टर्स बड़े फेमस है। Alpha particles are used in smoke detectors. The alpha radiation will normally ionize the air within detector, creating a current. The alpha emitter is blocked when smoke enters the detector. The alarm is triggered by a microchip when the sensor no longer detects alpha. अब ये यहाँ पे समझते हैं डायग्राम पे, ये अल्फा सोर्स है, ये आपके पास जो है यहाँ पे बेल लगी हुई है। Alpha radiation ionizes the air, creating a current across the circuit gap. अब इसके अंदर आयोनाइजेशन हुई और एक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब जैसे इसके बीच में स्मोक आएगी तो ये करंट ऑफ हो जाएगा, जैसे ही करंट ऑफ होगा तो आपके पास जो आपका ये बेल है ये क्या हो जाएगी, ये ऑन हो जाएगी। तो स्मोक फिल्स द आयोनाइजिंग चैम्बर, इस चैम्बर को स्मोक ने फिल किया, नो करंट फ्लोज थ्रू। व्हेन देयर इज नो करंट डिटेक्टेड, तो बेल जो होगी वो क्या होगी, वो ऑन हो जाएगी। ये केमिस्ट्री उसके कंप्यूटर वाले समझ रहे होंगे कि यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया जाएगा, तो जैसे करंट ऑफ होगा तो आपके पास जो है ये ऑन हो जाएगा। जैसे हमारे घर में यूपीएस लगा होता है, तो जैसे ही वापडा का कनेक्शन ऑफ होता है तो यूपीएस ऑन हो जाता है, तो ये नॉट गेट बेसिकली काम कर रहा होता है। तो बहर ये आपके पास दूसरी एप्लीकेशन आ गई। इसके अलावा अगर आप इसके यूजेस को सोचते हैं तो यहाँ पर कुछ यूजेस है। मेडिकल के लिए इसको यूज किया जाता है, स्टेरिलाइजिंग फूड। ठीक है, लॉन्ग जैसे कहीं पे आपने एक्सपोर्ट करना है और काफी लंबे अरसे के लिए ये जो टिन फूड होते हैं इसको फिर स्टेरिलाइज किया जाता है।
ताकि उसमें बैक्टीरिया को किल किया जा सके। स्टेरिलाइजिंग मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल के इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करते हैं, उसकी इन्वायरमेंट को स्टेरिलाइज किया जाता है। ठीक है, ये एंशियंट आर्टिफैक्ट्स जो है उनकी ये जो आर्कियोलॉजिकल डेटिंग मैंने अभी आपको बताया, चेकिंग द थिकनेस ऑफ मटेरियल, स्मोक डिटेक्टर, ये सारी की सारी इसकी एप्लीकेशन है। इसमें स्मोक डिटेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या आपके पास ये थिकनेस वाले क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इसके अलावा मेडिकल में कैंसर्स की ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के लिए रेडियोथेरेपी, जिसको कीमोथेरेपी भी बोलते हैं, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और ये इसमें पूरी बेटा अब कहानी इसमें सारी लिखी हुई है, तो ये अब आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो ये अब थ्योरी है, ये थ्योरी के अंदर आपको फिर देखना पड़ेगा। सिर्फ मेरा इंटरेस्ट अभी यहाँ पे इस एक चीज में है कि एक काम आप जो है मेरा हेल्प कर दें, इस सवाल का आंसर मुझे बताएं, फिर क्लास को एंड करते हैं। The diagram shows the thickness of paper is measured during manufacture. If the sheet is too thick, fewer beta particles can reach the detector. Why are the beta particles used for this purpose? Alpha particles are all stopped by the paper. Alpha particles make paper radioactive. Gamma radiation is all stopped by the paper. Gamma radiation is only produced by source with a short half-life. जी सही है ताबिश, आपका आंसर। सादिक आपकी बात भी ठीक है। जी प्रीत आपका भी सही है बेटा आंसर। तो आंसर इज ए, अल्फा पार्टिकल्स आर ऑल स्टोर्ड बाय द पेपर। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल्स को यूज किया जा रहा है। बीटा पार्टिकल्स कैन इजीली पास थ्रू। देखो गैमा भी यूज नहीं कर सकते, गैमा भी आसानी से, गैमा में तो थिकनेस कुछ भी हो, थिकनेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीटा पार्टिकल्स जो है उनके लिए थिकनेस मैटर करेगी। तो अल्फा पार्टिकल्स तो कार्ड शीट एब्जॉर्ब कर लेती है, तो अल्फा पार्टिकल तो यूज होंगे नहीं, बीटा यूज होंगे। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, बेस्ट पॉसिबल आंसर है। अल्फा पार्टिकल्स आर ऑल स्टोर्ड बाय द पेपर, ए ऑप्शन। जी समझ, आपका भी आंसर ठीक था। तो ये अब मैंने यहाँ पर बेटा मतलब कोशिश की है सारी चीजें हो जाए। अब आप इसके पास पेपर सॉल्व कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा। तो अब क्लास को यहीं मैं एंड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अब नेक्स्ट उसमें हम लोग जो है स्पेस फिजिक्स पे बात करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।